नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत आपकी पूरी बुक से 20 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को उनके आंसर के साथ देखेंगे, यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा सभी को आपको जो है बिल्कुल सोल्यूशन के साथ मिलने वाले, यानी कि सारे क्वेश्चन आपको विद सोल्यूशन मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो देखिए नंबर 1 पर आपका क्वेश्चन आता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बताता हूं क्योंकि आपका जो मात्रक से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वह आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर बार आते हैं, यानी कि जो भी क्वेश्चन होते हैं उनमें से आपका 2 से 3 क्वेश्चन जो होते हैं वह आपके मात्रक संबंधित पूछ ले जाते हैं। अब ऐसा देखिए इसलिए होता है क्योंकि आपके जो पेपर का पैटर्न है उसमें कई सारे सेट बनते हैं ना, और उसमें से आपका मतलब एक ना एक क्वेश्चन आपका ऐसा रहता ही है। तो चलिए बाकी आपका ज्यादा समय न ले तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। बाकी आपको ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल तैयार कर लेने हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है। तो आपका यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है पूछा क्वेश्चन। तो इसमें आपके 4 विकल्प इसी प्रकार से दे रहेंगे, जैसे कि पहला आपका है न्यूटन प्रति कूलाम, दूसरा आपका कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और थर्ड आपका यहाँ पर कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन, और यहाँ पर है अगला आपका न्यूटन प्रति कूलाम स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका होगा न्यूटन प्रति कूलाम, है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों? आपने फार्मूला भी पढ़ा होगा। देखिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई बराबर ये क्या होता है? E इक्वल आपका होता है F अपॉन Q, ठीक है। E इक्वल आपका क्या होता है? F अपॉन Q होता है। अब यहाँ पर F का मतलब यहाँ पर आपका जो है ये होता है बल, यानी कि बल का मात्रक आपका न्यूटन हो गया, और Q यहाँ पर मतलब आपका ये क्या है? आवेश है, तो इसका मात्रक आपका कूलाम, यानी कि आपका ये हो गया न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। इसका वोल्ट मीटर भी होता है, तो यहाँ पर आपका जो इसमें विकल्प के अनुसार आपका न्यूटन प्रति कूलाम ही होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक होता है। रैखिक आवेश घनत्व, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रैखिक आवेश घनत्व को बताना, तो इसका जो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा वह आपका होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो कि है कूलाम प्रति मीटर, ठीक है। कूलाम प्रति मीटर जो है इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर रैखिक आवेश घनत्व ये आपका होता क्या है? इसमें देखिए मैंने आपको बताया था जो रैखिक आवेश घनत्व है, और इसमें आपका आयतन आवेश होता है, और मतलब कई सारे जो हमने इसमें पढ़ा था। तो इसमें आपको यहाँ पर ये बताना जैसे कि यहाँ पर आपका जो है रैखिक आवेश घनत्व होता क्या है, इसके पहले आपको थोड़ी सी परिभाषाओं को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए इससे जो कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आपको हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता था, बाकी यहाँ पर जो इससे आने वाले नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा परिभाषा को पढ़ लेना इसकी, है ना, आपके काम आएगा। तो चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र जो कि आपका वेक्टर ई यहां पर दिया गया है, वेक्टर ई में रखे विद्युत द्विध्रुव जो आपका पी है, ठीक है, पर लगने वाला बल आघूर्ण होता है, इनके बीच जो है क्या संबंध है? तो यहां पर आपको यह बताना, जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई डॉट वेक्टर पी, तो इसमें आपका डॉट प्रोडक्ट है। इसके बाद आपका अगला है वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी, ठीक है। तो मतलब कि यहां पर इन दोनों के बीच क्रॉस प्रोडक्ट है कुल मिलाकर। तो यहां पर डॉट और क्रॉस का फर्क है, तो आपको यह देखना है कि जो आपका विद्युत क्षेत्र है वेक्टर, ठीक है, और जो आपका द्विध्रुव है यहाँ पर वेक्टर पी, इनके बीच लगने वाला बल जो होता है वह आपका क्या होता है? तो ये आपका यहाँ पर इनमें दोनों में संबंध जो बताएगा वह आपको होता है सेकंड नंबर, यानी कि क्रॉस होता है। पी इज साइन थीटा का होता है ना, तो यहाँ पर क्रॉस में क्या होता है? साइन थीटा होता है, और अगर डॉट है तो वहां पर कॉस थीटा होता है। तो मतलब इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह आपका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो कि है वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, है ना। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायु का परावैद्युतांक है। तो यहां पर आपको देखिए वायु का परावैद्युतांक बताना, तो इसका आपका 1 होता है, ठीक है। वायु का परावैद्युतांक आपका 1 होता है। इस प्रकार से यहां पर अगर इसकी बात करें तो आपका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है, तो इसलिए यहां पर आपका वायु का जो परावैद्युतांक होगा वह आपका 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका जो है इसमें राइट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विद्युत विभव का मात्रक होता है। अब देखिए इसमें मात्रक से मैंने ज्यादातर क्वेश्चन लिए क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो विद्युत विभव का मात्रक कौन सा होता है? यहाँ पर आपका पहला है जूल प्रति कूलाम, दूसरा है आपका जूल कूलाम, ठीक है। इसके बाद है न्यूटन प्रति कूलाम, और चौथा है आपका यहाँ पर जूल, ठीक है। तो जो विद्युत विभव होता है इसका मात्रक आपका क्या होता है? तो ये आपका इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जूल प्रति कूलाम, ठीक है। तो विद्युत विभव का मात्रक आपका यहाँ पर हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है वह इसमें राइट होगा, जूल प्रति
कूलाम, ये होता है विद्युत विभव का मात्रक। इसके बाद आपका देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारिता का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत धारिता का आपका एसआई मात्रक किसमें से कौन सा होता है? तो आप सभी जानते हैं फैरेड होता है, ठीक है। तो यानी कि विद्युत धारिता का आपका एसआई मात्रक जो होगा वह आपका हो जाएगा फैरेड, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा इसमें राइट होगा फैरेड। इस प्रकार से यहां से आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर अगला जो है क्वेश्चन। तो देखिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोलीय चालक की धारिता है ना, गोलीय चालक की धारिता का सूत्र है। देखिए इसमें आपको गोलीय चालक की धारिता का फार्मूला बताना है, जिसमें आपका यहाँ पर जो मैंने बताया था गोलीय चालक की धारिता के लिए हमने व्यंजक जब किया था तो उसमें क्या फार्मूला हमने निकाला था? तो हमने निकाला था C बराबर 4πε0 इंटू R, है ना। तो ये आपका होता है गोलीय चालक की धारिता का सूत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें राइट होगा। बाकी है कि आपके यहाँ पर देखिए R² है, R³ है, इसमें आपका 1/4πε0 है, तो ये आपकी वैल्यू नहीं होगी। अर्थात यहां पर जो गोलीय चालक की धारिता का सूत्र होता है वह आपका होता है C = 4πε0 इंटू R। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा। इसके बाद आपका धारा घनत्व का मात्रक होता है। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध जब हमने देखा था तो हमने क्या देखा था? जो धारा घनत्व का मात्रक आपका यहां पर होगा तो वह कौन सा होगा? देखिए इसमें आपका फार्मूला होता है धारा घनत्व J = क्या होता है? जो धारा घनत्व होता है उसको J से डिनोट करते हैं। J = आपका होता है I/A, है ना। तो I क्या आपका धारा है, यानी कि I का आपका एम्पियर हो जाएगा, और आपका जो एरिया है क्षेत्रफल इसका आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर इसमें आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपका सेकंड नंबर है, यानी कि एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये आपका होगा इसका जो है राइट आंसर, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक इनमें से कौन सा होगा? पहला आपका ओम है, दूसरा आपका ओम इनवर्स, तीसरा है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसके बाद है ओम मीटर। तो देखिए जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है दोस्तों ये आपका होता है ओम मीटर, है ना, यानी कि आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ओम मीटर, यानी कि आपका चौथा विकल्प। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले देखा था, यानी कि जो धारा का चुंबकीय प्रभाव है इसको सबसे पहले किसने देखा, है ना। तो यहाँ पर आपका पहला क्या है? फ्लेमिंग ने, ठीक है। उसके बाद है ऑस्टेड ने, और अगला है फैरेड ने, और चौथा आपका एम्पियर ने। तो धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा था? तो इसमें आपका राइट होगा ऑस्टेड ने, है ना। तो यहाँ पर आपका सेकंड जो ऑप्शन होगा ऑस्टेड, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए। तो एक आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध है वह कितना होना चाहिए? पहला ऑप्शन है आपका बहुत अधिक, दूसरा आपका बहुत कम, और तीसरा आपका है अनंत, और चौथा है शून्य। तो देखिए एक आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध है वह अनंत होना चाहिए ना, यानी कि आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका होगा इनफाइनाइट, यानी कि अनंत, ठीक है। तो यहां पर अनंत होना चाहिए। इसके बाद आपका 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि √LC का मात्रक है, यानी √LC का मात्रक कौन सा होगा इनमें से? पहला नंबर आपका कह रहा है हेनरी, दूसरा है आपका फैरेड, और तीसरा है आपका एम्पियर, और चौथा है सेकंड। तो देखिए जो √LC होता है इसका मात्रक आपका होता है सेकंड, यानी कि चौथा जो ऑप्शन होगा इसमें राइट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान, ठीक है, जो हमने निकाला था, जो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान और इसके शिखर मान में क्या संबंध होता है, मतलब कि I बराबर हमने क्या निकाला I0/√2, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये कितना होता है? तो पहला आपका है 1/√2 गुना, जो कि यही राइट होगा, यानी कि हमने क्या देखा था? जो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो हमने निकाली थी IRMS, वह आपका होता है I0/√2 के, है ना। तो यानी कि 1/√2 गुना होता है, बाकी यहाँ पर √2 नहीं होगा, आधा भी नहीं होगा, और 2 गुना भी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका 1/√2 गुना होता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर कह रहा है कि स्नेल का नियम होता है। स्नेल का नियम तो आप जो है बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका होगा म्यू इक्वल टू यहाँ पर sin I/sin R, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? स्नेल का नियम। यहाँ पर आप लोग इसको अपवर्तनांक मान सकते हैं, ये आपका n भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर n बराबर sin I/sin R भी होता है। तो मतलब आपका स्नेल का नियम यही होता है जो कि अपवर्तन का द्वितीय नियम है। तो इस प्रकार से आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह आपका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। तो स्नेल का नियम यही होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि वायु कांच के लिए ध्रुवण कोण IP, ठीक है, IP का मान होता है। तो यहाँ पर आपका कितना डिग्री का होता है? तो पहला क्या है आपका यहाँ पर 53 डिग्री, दूसरा 57 डिग्री, तीसरा 59 डिग्री, और अगला है आपका 60 डिग्री। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह आपका होगा 57 डिग्री, यानी कि जो वायु और कांच के लिए ध्रुवण कोण IP होता है इसका मान आपका 57 डिग्री होता है, ठीक है, वायु और कांच के लिए, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद है द्रव्य तरंगों के संवेग का सूत्र है।
देखिए द्रव्य तरंगें जो होती हैं इनके जो संवेग का फार्मूला होता है वह कौन सा होता है? पहला आपका है P इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। इसके बाद है P इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, और अगला है आपका P इक्वल टू एच अपॉन सी, एंड अगला है आपका P इक्वल टू एच अपॉन सी। तो देखिए यहाँ पर आपका जो P है ये आपका संवेग के लिए है, ये आपका प्लांक नियतांक है, ठीक है। इनमें संकेत जो दिए गए उनको समझ लीजिएगा। P आपका क्या है? संवेग है, संवेग का सूत्र ही हमें निकालना है। C आपका प्रकाश की चाल होती है, और M आपका कण का जो मतलब उसका द्रव्यमान है, और आपका एच क्या है? प्लांक नियतांक है। तो इनमें जो संबंध होता है वो आपका होता है P इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, है ना। लैम्डा क्या है दोस्तों? ये आपका प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर P इक्वल एच अपॉन लैम्डा क्या होता है? इसका संवेग का फार्मूला होता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट होगा आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी, किसने करी है? यहाँ पर पहला है आपका हर्ट्ज ने, ठीक है। अगला है आपका आइंस्टीन ने, और आपका तीसरा है मार्कोनी ने, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है इसकी खोज किसने करी? तो यहां पर आपका हो जाएगा हर्ट्ज ने, है ना। तो यहां पर आपका राइट आंसर जो होगा वह आपका हो जाएगा हर्ट्ज ने। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव आपने पढ़ा होगा, इसको पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आपका राइट हो जाएगा यहां पर हर्ट्ज ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी नाभिक से प्रकीर्णित अल्फा कणों का मार्ग होता है, यानी दोस्तों कोई नाभिक होता है, ठीक है, कोई मतलब नाभिक एलिमेंट का, तो उसमें क्या है? अल्फा कण जो होते हैं प्रकीर्णन करते हैं, तो उसमें उनका जो मार्ग होता है अल्फा कणों का वह कैसा होता है? पहला आपका ऑप्शन कह रहा है वृत्ताकार होता है, दूसरा आपका कह रहा है परवलयाकार, तीसरा है दीर्घवृत्ताकार, और यहाँ पर चौथा है अति परवलयाकार। तो देखिए जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा वह आपका होगा अति परवलयाकार, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका अति परवलयाकार जो है बिल्कुल राइट होगा। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षय नियतांक का एसआई मात्रक है, क्षय नियतांक यहाँ पर आपका जो इसका एसआई मात्रक कौन सा होगा? पहला आपका है रदरफोर्ड, दूसरा आपका बैकुरल, तीसरा आपका क्यूरी, और चौथा है फर्मी। तो क्षय नियतांक का एसआई मात्रक आपका होता है बैकुरल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वह इसमें राइट होगा, बैकुरल आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है अर्ध आयु जो कि आपका कैपिटल टी है, तथा माध्य आयु जो कि टाउ है, इस प्रकार से टाउ है, ठीक है, ये आपका टाउ है में संबंध है, यानी कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है? तो पहला आपका है टी इक्वल टू टाउ, अगला आपका टी इक्वल टू टाउ अपॉन 0.693, नेक्स्ट है आपका टी इक्वल टू 0.693 इंटू टाउ, इसके बाद है टी इक्वल टू 2 पाई। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह आपका होगा टी इक्वल टू 0.69 इंटू टाउ, ठीक है। तो यह आपका जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से यह 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण थे, तो इनको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बाकी उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।